चलिए मैं इसको रिवाइज करता हूं। देखिए, एक साल है, ये कौन सा साल है? लेट से 2001 समझ लीजिए, 2000 या 2011 समझ लीजिए। उस 2011 के साल में किसी एक महीने में, लेट से मार्च के महीने में वाल साहब जी, मार्च के महीने में कंपनी ने राइट्स बेच दिए। कंपनी ने राइट्स बेच दिए। कौन सा महीना बेटे? मार्च के महीने में 2011 समझ लीजिए, कंपनी ने राइट्स बेच दिए। अच्छा, राइट्स खरीदने पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा क्योंकि ये आपका खर्चा है, इनकम नहीं। लेकिन अगर आपने इन्हें सेल कर दिया तो फिर इन पे टैक्स लगेगा क्योंकि ये गेन है। लेकिन ये टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाएगा। किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाएगा, क्योंकि ये सैलरी की मद में आपको मिले। लेकिन फर्ज कीजिए, मेरी बात समझ आ रही? राइट खरीदे, बेचे नहीं तो फिर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर बेच दिए तो फिर इसका मतलब है आपने प्रॉफिट कमाया है, आपने गेन लिया है। इस गेन को किस हेड में टैक्स लगाएंगे? अच्छा, ये जो सवाल आएगा ना, इस सवाल में दो चीजें होंगी। पहला पूछा जाएगा कौन सी एक्टिविटी किस साल में जाएगी, विच एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन विच ईयर। कम से कम 3 साल लिखेगा, 13, 14, 15, 11, 12, 13। और दूसरा आपसे उसी के साथ कॉमा डाल के पूछेगा विच गेन इज टैक्सेबल इन विच हेड, यानी कौन सा गेन किस हेड में टैक्स होगा। और यहां पे आगे उसने मैच किया है इनकम फ्रॉम सैलरी को कैपिटल गेन के साथ। अच्छा, तो ये गेन किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपने राइट बेच दी। लेकिन फर्ज कीजिए राइट नहीं बेचे, कंपनी ने अगले साल यानी 12 में सेम मंथ या उसी से मिलता जुलता मंथ अप्रैल ले लीजिए, आपको अलाउ कर लिया कि तुम बाय कर सकते हो शेयर रिमेनिंग अमाउंट में। तो इसका मतलब है राइट क्या हो गया? एक्सरसाइज हो गया। राइट क्या हो गया? एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज होने की सूरत में क्या होगा? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी और उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी जाएगी। दोनों कॉस्ट, राइट की कॉस्ट भी और बाइंग कॉस्ट भी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी क्या होगा? इट इज टैक्सेबल, बट टैक्सेबल इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर जी? अगर राइट भेज देते वो तो सिंपल है, ए माइनस बी। क्या है जी? ए माइनस बी, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स किसमें लगेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर राइट बेचा। लेकिन अगर राइट नहीं बेचा, उसको एक्सरसाइज कर लिया है, तो फिर एक्सरसाइज करने पे टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट माइनस हो जाएगी और टैक्स किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर है, कौन सा शेयर है? रिस्ट्रिक्टेड शेयर है, 1 साल की रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, 1 साल की रिस्ट्रिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर अभी तो आपके पास आया है लेकिन गेन कुछ नहीं हुआ इसमें। और जब गेन नहीं हुआ तो फिर टैक्स भी, तो फिर टैक्स कब लगेगा? 1 साल बाद, जब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। जब रिस्ट्रिक्शन
खत्म हो जाएगी। तो फिर यही वाला फार्मूला उठ के इधर आ जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। तो टैक्स फिर लगेगा, और टैक्स फिर लगेगा किसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, हो गया जी, रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई। तो रिस्ट्रिक्शन रिजॉल्व, रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड। अब जरा देखें मैंने कितने केसेस डिस्कस किए हैं इस स्लाइड पे। पहला केस, राइट मिला, राइट बेच दिया, ए माइनस बी, टैक्स फौरन लगेगा। क्यों, और किस में लगेगा, इनकम फ्रॉम। दूसरा केस, राइट बेचा नहीं, एक्सरसाइज किया। तो एक्सरसाइज किया तो फिर आपको फायदा हुआ, उस फायदे को टैक्स लगेगा, किस में लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। अच्छा, अब अगर ये रिस्ट्रिक्टेड हुआ, अब ये तीसरा केस शुरू हो गया। पहला केस राइट बेच दिया, दूसरा केस राइट नहीं बेचा, राइट को एक्सरसाइज कर लिया, और तीसरा केस कौन सा, रिस्ट्रिक्टेड था। रिस्ट्रिक्टेड था तो फिर अब टैक्स नहीं लगेगा, कब लगेगा, जब रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गया। रिस्ट्रिक्शन टैक्स भी किसमें लगेगा, सैलरी। अब फर्ज कर लीजिए आपने ये शेयर बेच दिया, इस साल या अगले साल बेच दिया। ये साल है 13, ये साल है लेट्स से दैट इज 14, ठीक है जी, 2014। अब आपने इसको बेच दिया। अब जब आप इसको बेचेंगे तो कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट, कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट। अब जो आएगा ना जी आपका, अब जो टैक्स जाएगा, अब टैक्स जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब आप उसको बेचेंगे तो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अगर आप उसी वक्त आपकी रिस्ट्रिक्शन ना होती बेचते, तब भी वो किस में जाता, कैपिटल गेन। क्लियर जी, इसका मतलब है राइट आया, राइट बेचा, इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट नहीं बेचा, राइट एक्सरसाइज कर दिया, शेयर मिल गए, इनकम फ्रॉम सैलरी। रिस्ट्रिक्टेड है तो टैक्स कब लगेगा, जब रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी। ये तीनों इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम शेयर्स बेचोगे वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। क्लियर जी। अच्छा, अब इस सेंस में एक सवाल आपके सामने रखते हैं। ये सवाल है, मिस्टर आतिफ परचेज द राइट टू परचेज 5,000 shares by paying ₹2,000. The right is purchased on 20th of August 2013। ठीक होगी बात, 2013। तो मैं यहां ले जाता हूं, इस बंदे ने यहां से लेके यहां तक, यानी यू कैन से कौन सी बात आ रही है, 25 जून, तकरीबन साल मुकम्मल होने वाला था। 25 जून का मतलब क्या है, 30 जून को मुकम्मल होना था, उससे पांच दिन पहले। और ये साल कौन सा था, शाबाश, 2013। इसने राइट्स खरीदे, कितने शेयर्स के, 5,000 शेयर्स के लिए इसने राइट खरीदे। और कितने में खरीदे, कॉस्ट इसने बेयर की 2,000। क्या इसने राइट्स बेचे, पढ़ लेते हैं आगे, नहीं, राइट इज परचेज, उसके आगे है ऑन 25 जून 2015 उसने राइट्स को क्या किया, एक्सरसाइज कर लिया, राइट्स को एक्सरसाइज कर लिया। तो जब राइट को एक्सरसाइज कर लिया, इसका मतलब ये उसने बेचे नहीं है, तो इसका मतलब यहां कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहां कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो कह रहा स्टेटमेंट देके पार्ट में कहेंगे तो ऑन दिस एक्टिविटी देयर इज नो, दिस इज नॉट अ टैक्सेबल एक्टिविटी बिकॉज ही वेंट सोल्ड द राइट्स, राइट्स उसने अपने पास रखे। लेकिन एक्सरसाइज कब किए जी, 2014 गुजर गया, 2015 आ गया,
और 2015 को इसने राइट्स एक्सरसाइज कर लिए कब? शाबाश, राइट्स इज परचेज्ड ऑन, अच्छा 20 अगस्त 2013, ठीक है ना, वो हम गलत पढ़ गए हैं, 25 नहीं है, 20 अगस्त 2013। इसका मतलब पता है क्या बनता है? हम इस एक्टिविटी को यहीं रहने देते हैं, डेट दोबारा एडजस्ट कीजिए, एक्टिविटी नहीं मिटाता जो गड़बड़ हो जाएगी। ये इसको क्या कर देते हैं, 20 अगस्त, ठीक है जी, 20 अगस्त कौन सी? 2013। कौन सा साल टैक्स ईयर बनेगा? 2014। तो यहां लिख देते हैं 2014, ठीक होगी बात? 2014 20 अगस्त। अच्छा आगे चलते हैं, शाबाश जी। अब एक्सरसाइज कब किए? अब करीब है वहां के, है ना, ये वाला 25 जून। राइट्स क्या कर लिए? एक्सरसाइज कर दिए। इसका मतलब ये हो गया है कि इन साहब ने परचेज कर लिए शेयर्स। अच्छा राइट एक्सरसाइज कर लिए, जरा गौर कीजिएगा कितने में खरीदा शेयर? 234 रुपए में, और उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 370 रुपए। क्या रिस्ट्रिक्टेड शेयर है? अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो टैक्स अभी लगाएंगे कि बाद में लगाएंगे? टैक्स अभी लगाएंगे, क्योंकि उसे ऐसी चीज दे दी गई है जो जिस वक्त चाहे लिक्विडेट कर ले, तो बेनिफिट तो हो गया लिहाजा, और उसने इसलिए फेयर मार्केट वैल्यू भी दे दी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर मैं निकालता हूं इसकी, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी निकालता हूं, कितनी बनेगी? 370 रुपए का एक शेयर। कितने शेयर खरीदे? 5000। कितना बन गया जी? 18,50,000, ठीक है। अच्छा जी कॉस्ट कितनी है इनको? 334 लग गया इसका, किसका? 5000। ये इसको कॉस्ट आ गई 1670, ये लगी इसको कॉस्ट। और जो इसने राइट्स खरीदे थे वो 5000, 2000, 2000 2000 2000 2000, वो 2000 सीधा सीधा बीच में से माइनस हो गया, 1,78,000। This is the taxable activity and taxable in the head of income from salary. Income from salary, no problem. क्लियर जी सब बच्चे? बेटे आपको समझ आ रही बात की? इनकम फ्रॉम सैलरी में गया। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल ऑफ द शेयर सोल्ड ऑन 25 जून 2016, यानी एक साल इसने रखे, ठीक है, और अगले साल उसने बेच दिए जाके, ठीक है जी। अच्छा अब ये 2015 गुजर गया, 2016 में जाके इन्होंने ये एक्टिविटी की है। कब की है? 25 जून को इन्होंने ये सेल कर दी, 25 जून को इन्होंने ये सेल कर दी। अच्छा जब इन्होंने सेल किए ना, तो कितने में सेल किया को बता सकता है? अच्छा आप स्टेटमेंट पढ़े कितना जी? तो 430 में इन्होंने बेचा, तो कंसीडरेशन बनी 430 ज़रबे 5000, 21,50,000। ये आगे बच्चों क्या इसकी कंसीडरेशन आ गई। अब इसकी कॉस्ट माइनस करनी है, कॉस्ट को वर्किंग में ले जाता हूं यार, वर्किंग में यहां करनी, यहां कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा यही कर देते, चले यही कर देते।
यहां करना है तो सबसे पहली बात यह है कि कॉस्ट जो आई है इसको, एक तो इसने राइट्स खरीदे थे, तो वो खरीदे थे इसने 2000 के। दूसरे इसने क्या किया था, एक्सरसाइज कर लिया था इस राइट को, तो एक्सरसाइज करने से कॉस्ट बियर की थी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितनी, 16,70,000। और दूसरा इसने टैक्स बियर किया था, टैक्स बियर कितनी अमाउंट पे किया था, अच्छा टैक्स की अमाउंट नहीं आएगी, जिस पर टैक्स बियर किया था वो आएगी, तो वो कितनी बनेगी 1,78, ये इसने टैक्स बियर किया था। अब क्या बचा बच्चों, पूरा 3 लाख। अब इसको टैक्स किस हेड में करेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब आज समझ आया कि सर ने कल जो सवाल किया था उसको, कल जरा थोड़ा सा यही समझा रहे थे कि यहाँ टैक्स लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, हेड की बात नहीं कर रहे थे कल इतनी कर, लेकिन आज सर ने आगे क्लियर किया कि कहाँ कौन सा हेड आएगा। ठीक है जी, तो राइट बेचने में हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट एक्सरसाइज हो गया, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर रिस्ट्रिक्शन है तो अभी तो शेयर जेब में है, वो खरीदार ही नहीं होगा, कोई खरीदार नहीं होगा, तो अभी भी कोई टैक्स। लेकिन जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी उस दिन तो आपके पास आ गया ना, एक लिक्विड एसेट आ गया आपके पास, लिक्विडेबल एसेट आ गया, लिहाजा उसको क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू की बेस में टैक्स लगा। लेकिन जब आप बेचेंगे तो वो जो आपने टैक्स दिया हुआ है वो अमाउंट भी कॉस्ट में ऐड करके, A + B + C, 3 एलिमेंट आ गए। क्लियर बच्चों। अच्छा अब अगर आप देखें तो जो आपकी किताब में सवाल आ रहा है, अच्छा ये सवाल है इसमें एक्चुअली मसला क्या था, मसला ये था कि आप में से कोई 1 या 2 बच्चे ऑनलाइन आते हैं और वो पढ़ो ना पढ़ो इसके कोई सवाल ना रहे जब आप चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर से दबाव होता है कि यार वो सारे होने चाहिए, तो उन्होंने सवाल वो वाले भी यहाँ डाले हुए, तो मैंने कहा यार उन बच्चों को भी सेटिस्फाई कर दे। तो मेरी आदत है सारी किताबें कोई पढ़ रहा है तो वो सारी किताबें कोई भी पकड़ ले, उनका मसला हल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया, और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही किया है, वरना इतना अच्छा कभी नहीं समझ आना था कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी और ये इनकम फ्रॉम, क्योंकि बीच में अदर सोर्स का चैप्टर आ जाता था, बीच में फिर गैप आ जाना था। मैंने कहा नहीं यार रिस्क लेते करते हैं इसको। अच्छा बच्चों ये सवाल आपका देखा वाला नहीं लग रहा, ये कौन सा वाला सवाल है, हाँ मुझे तो वो जाना पहचाना लग रहा है ना। अच्छा अब जरा देखते हैं कि जाना पहचाना सवाल है, इसमें क्या हुआ था, हुआ ये था कि जो हमारे भाई हैं, दिस वन, ये सवाल देखा जाना आपको लग रहा होगा, तो ये हमारे भाई हैं, इन्होंने क्या किया था, उमर साहब ने, उमर नाम है क्या नाम, इनाम साहब, इनाम साहब ने ये किया था कि इन्होंने राइट्स खरीदे थे, ये देखिए राइट्स खरीदे थे, इसको रेड कर लेते हैं, इन्होंने इन्होंने राइट्स खरीदे थे बच्चों, कब राइट्स खरीदे थे, तो ये राइट्स कहां से खरीद लिया उन्होंने, ये राइट्स खरीदे, ये यहाँ 25 जून राइट्स आ गए, कितने शेयर्स के थे, शेयर्स नहीं बताए, 5,000 में खरीदे थे। अच्छा वो जो राइट्स हैं 3,000 शेयर से खरीदे कितने के, 5,000, शेयर कितने थे, शेयर थे 3,000, कॉस्ट थी 5,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी, he exercised the rights of 3,000 shares, कब, शाबाश, 31 अगस्त 13, यानी साल बन गया कौन सा, 2014, उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, क्या किया, 120 रुपए का शेयर खरीदा, तो 3,000 शेयर 120 के खरीदे, तो ये बन गए कितने,
3,60,000। अब इस 3,60,000 को वो क्यों नहीं यहां शामिल कर सके? तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्कीम he was not allowed to transfer the share before completion of 2 years। तो ये टैक्स एक्टिविटी नहीं बनेगी क्योंकि उन बेचारों को इजाजत ही नहीं थी बेचने की। उन्होंने शेयर्स ले तो लिए, वो देख भी सकते हैं, दावा भी कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते, इसलिए उन बेचारों की कोई टैक्स एक्टिविटी नहीं बनी। इस तरह उनको ये साल भी सब्र से गुजारना पड़ा, इस साल के बाकी महीने भी सब्र से गुजारने पड़े। और जैसे ही 31 अगस्त 2016 का साल आया, 2016 टैक्स ईयर है ना, ये डेट तो 2015 की चलेगी, आया तो हवाएं चलना शुरू हो गई, ठंडी मजेदार वजह। अब उनको सेलिंग राइट्स मिल गए थे, तो सेलिंग राइट्स मिलते क्या हुआ, इसको टैक्स कर दिया गया। लेकिन हमने जिस दिन वो सेलिंग राइट मिला है, हमने उस दिन की वैल्यू ली, ये वैल्यू दोनों हमारे काम की। भाई अगर एक मकान बेच ही नहीं सकते, उसकी कीमत को बताता भी रहे तो हमें क्या फायदा। लिहाजा हमने कहा इसको गो टू हेल, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज हम बेच ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन हम बेच सकते थे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ली, और उस दिन राइट की कीमत भी माइनस की और कॉस्ट भी माइनस की। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, जरा देखिए, हमने सपोज कर लिया था कि इन्होंने इसे बेच दिया। कब बेच दिया? शाबाश, कौन सी डेट डाली हुई है ये मैंने? 31 अगस्त 2016, यानी 17 के साल में इन्होंने बेच दिया। तो जब इन्होंने बेच दिया तो जरा गौर कीजिएगा, बेचने की मैंने कोई प्राइस रखी है? मैंने रखी थी 300 रुपए पर शेयर। सपोज कर लिया था, इन्होंने बेच दिया ताकि मैं आपको कैपिटल गेन में ले जाऊं। तो जब इन्होंने बेच दिया तो क्या हुआ, ये देखिए, कंसिडरेशन आ गई, उसमें से कॉस्ट माइनस की है, उसमें से शेयर की कीमत माइनस की है, कॉस्ट ऑफ शेयर। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि बताइए अगर इस सारी आमदनी पे वो टैक्स देता है तो जस्टिफाइड है अनजस्टिफाइड है, जबकि उसकी एक चीज पे पहले वो टैक्स दे चुका है। वो कौन सी? इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कितने पे टैक्स दे चुका है। लिहाजा ये 3,25,000 भी ऑलरेडी टैक्सड है, ये माइनस हो जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग रह गया है ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जबकि ये किस में जाएगा? सैलरी। तो ये मैंने कल आपको कराया था। क्लियर बच्चों? लेकिन उस सवाल में इस सवाल में फर्क क्या है? उस सवाल में शेयर खरीदते ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसने अपनी मर्जी से अगले साल जाके बेचा। इस सवाल में शेयर की एक्सरसाइज होने के बाद, राइट की एक्सरसाइज होने के बाद 2 साल की क्या थी? रिस्ट्रिक्शन थी। तो लिहाजा उसको क्या करना पड़ा? सब्रुन जमीलुन 2 साल। तो 2 साल के लिए सब्र करना पड़ा, और फिर ख्वाहिशुन शदीदुन हो गई, और उसने क्या किया? बेच दिया उसने जाके। जैसे 2 साल रिस्ट्रिक्ट खत्म हुए, उसने साल एक सब्र किया। वो भी उसने बार बार बीवी से कहा होगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन इन दी एंड बीवी ने क्या किया होगा? शतूत की सोटी पे उसाका की टेप चढ़ाई होगी और कहा होगा कि अगर अब ना बेचा तो फिर नहीं। अक्सर ये फैसले छोटे छोटे होते हैं, बीवी ही करती। वो तू ये तो वैसे डरा रहता है, खौफजदा रहता है, ये वैसे खौफजदा रहता है। अच्छा नहीं बच्चों, मैं एक बचपन में एक क्लिप देख रहा था, वो ऐसे एक जनरल साहब आए हुए थे टीवी पे, तो उनसे पूछा कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी चल रही, सुना आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो कहने लगे हमने जिंदगी के शुरू में ही तय कर लिया था कि छोटे फैसले ये करेंगी और बड़े फैसले मैं करूंगी।
तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, कहते जी बड़ा फैसला भी आए कोई नहीं, छोटे फैसले आए तो वो मैंने कर लिए, मकान कहाँ बनाना है, बच्चों की शादी कहाँ करनी है। तो ये तो बहुत छोटा फैसला है शेयर बेचने का, नहीं बच्चों। अच्छा जी बच्चों, अब चलते हैं वो सवाल जो पेपर में आया। ये सवाल आया बच्चों कब, सितंबर 2011 में, ठीक है, सितंबर 2011 में। तो सितंबर 2011 में ये सवाल आया है और नंबर है कितने, 7। अच्छा सारा सवाल वही है, सिर्फ उसके अंदर एक यूरो डाल दिया भाईजान ने और यूरो के रेट दे दिए। और चैप्टर 4 की वो स्टेटमेंट याद है कि हम जिस वक्त एक्टिविटी होगी हम उस वक्त का करेंसी रेट अप्लाई कर देंगे, याद है आपको। अच्छा उसका वो लॉ भी यहाँ पे किसी हद तक हमें याद आ गया। क्या ख्याल है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है, मिस्टर फेरोज द सीईओ ऑफ लिमिटेड, देखिए इसके साथ पब्लिक लिमिटेड का वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ही वाज गिवन 2000 शेयर्स ऑन यकम जून 2009, ठीक है, एट प्राइस 2.3 यूरो, 2.5 यूरो का एक शेयर, 2.5 यूरो का एक शेयर। टाइम कौन सा है, यकम जून, साल कौन सा है 2009, गिवन इन द 2009। अच्छा ये टैक्स ईयर है या उसकी डेट दी गई है, ये अल्टीमेटली टैक्स ईयर बन जाएगा क्योंकि जून जो हुआ। अच्छा तो हम यहां पे एक लाइन खींचते हैं, ये बच्चों ये लाइन आ गई, यहां पे हम लिख देते हैं 2009 और डेट रख देते हैं यकम जून, और यहां पे राइट्स आए हैं फिरोज भाई के पास, और राइट्स कितने शेयर के आए हैं 2000 शेयर्स के। एक शेयर मिला भाई को 2.5 यूरो का, और 1 यूरो जो है इस दिन जी, यानी एक्सचेंज रेट साथ दिया होगा उन्होंने, तो 118 अच्छा 118 यानी 118.1, चलिए यूं बोलिए ना। अच्छा इक्वल लगा दें 5,90,500 रुपया, ये क्या खरीद लिया हमने, राइट्स, ठीक है। क्या खरीद लिए बच्चों, 0 ज्यादा हो गए, कितना था 90,500, यानी 5,90,500। अच्छा ये हो गया ऐसे, ठीक है, ठीक हो गया 90, 5,90,000 ये हो गया, कॉमा डाल के 500 इधर, अब ठीक है, सही होगा बच्चों। अच्छा चलिए, अब बच्चों बात ये हो गई कि यहां पर अभी तक सिर्फ कॉस्ट आई है, कोई गेन हुआ है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, नो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। अगर वो राइट बेच देता तो क्या होता, टैक्सेबल होता। राइट बेचे नहीं, मुझे कहां से पता लगा, मुझे यहां से पता लग गया कि द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ दिस इज दिस, तो उसने कहा शेयर वर ट्रांसफरेबल ऑन दिस, तो उसने साथ ही कह दिया कि जनाब ये जो शेयर्स हैं ये क्या है, शाबाश जी 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 शाबाश, हाँ शेयर्स दिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उन्होंने क्या दिए हैं, हाँ शेयर्स दिए हैं, तो बस ठीक है, ये शेयर्स ही आ गए, ठीक है। मैं इसको राइट नहीं लिखता, इसको शेयर्स लिख देता हूं, ये आ गए, ठीक होगी बात। ये मैं जानबूझ के करता हूं ताकि बच्चे एक्टिव रहें। अच्छा बच्चों, हाँ सही बात है,
देखिए जी, मैं जरा लॉजिक पे फोकस करूं, आप स्टेटमेंट फोकस कीजिए, मिलके हल करते हैं। अच्छा बच्चों, नॉट टैक्सेबल, क्यों टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि उसने साथ ही कह दिया कि जनाब द मार्केट प्राइस है ये वाली, बट द शेयर वर ट्रांसफरेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ, 1 साल बाद कंप्लीशन होगी उसकी। अच्छा, 1 साल बाद जब उसकी कंप्लीशन होगी तो ये चला जाएगा कब? 2010, और 2010 के 1 जून को रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्शन रिमूव लिखेंगे या रिजॉल्व लिखेंगे? रिमूव, रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड, रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई। अब इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाए, 121.40। लेट मी सी, कहां से देखा आपने? कहां से जी? टेबल में। ये इसका रेट है। प्राइस देखें पहले शेयर की उस दिन क्या थी जी? 12.5। ये पहले जरूरी ये है, पहले जरूरी ये कि फेयर मार्केट वैल्यू पहले लाओ। कितनी? 2000 शेयर, 12.5, रेट लगा दिया आपने 121.4, ठीक होगी? 30 लाख 35,000, ठीक है बेटा? ये आगे क्या? फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, अब बच्चों बात ये है कि कॉस्ट माइनस की जाए। राइट यहां नहीं थे इसलिए राइट नहीं आएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ शेयर तो वो हम निकाल चुके हैं। 2000 2.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई विद 118.1, ये आ गया कितना? 590। बड़ा गेन कर गए 500। तो ये क्या आ गया बच्चों आपको? शाबाश, ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट इसमें से माइनस की, कितना बच गया? 44, 2 44 44, अच्छा 2444 कह रहे हैं, 24,44,500, ठीक होगी बात? ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। बेचा नहीं है, अभी हमें मिला है, तो अभी हमारी सैलरी में ऐड हुआ ये, ठीक है? ये अभी हमें क्या हुआ है? रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है, हमारे खाते में डला, और इस दिन हमारे पास एक लिक्विडेबल के एसेट आ गया। लिक्विडेबल एसेट आया तो टैक्स ने, तो दिस इज टैक्सेबल एक्टिविटी, बट टैक्सेबल इन द हेड ऑफ। तो पहला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, दूसरा पॉइंट ये वाला। अब तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा वो देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि 10 अप्रैल 2011 को उन्होंने इसे बेच दिया। अच्छा, मिस्टर फिरोज सोल्ड द शेयर कितने में? 13 पर शेयर, एंड ही पेड कमीशन 50 यूरो टू द ब्रोकरेज हाउस, एंड रेलेवेंट एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोस। हमें 2009 की एक्टिविटी पता लग गई, 10 की लग गई, अब कौन सी करने जा रहे हैं? 11 की मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा, तो बेचा कब बच्चों? 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल यहां लगा दें 2011, बल्कि इधर दूर कर दूं, यहाँ पे ओए बदतमीजी, ये वो उसमें यार ये पेन का मसला होता है, ये जरा सा इधर उधर लगा तो चीज कहीं की कहीं पहुंच जाती है। अच्छा, अब ये साल कौन सा बन गया? डेट क्या बताइए आपने? 10 अप्रैल। मैंने इधर इसलिए किया है, जरा
जगह मिल जाए मुझे, वरना डिस्टेंस इतनी नहीं होनी चाहिए टाइम्स लॉट के लाने से। अच्छा, क्या किया है बच्चों, इसने सेल कर दिया। अब कंसीडरेशन बन जाएगी ना ये, कैसे? 2000 शेयर, रेट लगा कितना? 13, एक्सचेंज रेट कितना है? 123.9। क्या बन गया बच्चों? 3221400, यानी 32,21,400। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसमें से क्या माइनस कर दूं? कॉस्ट माइनस कर दूं, कॉस्ट ऑफ शेयर। तो कॉस्ट ऑफ शेयर निकाली हुई है हमने, कितनी है? 5,90,500। और उसके बाद बच्चों ये जो टैक्स पेड, जो टैक्स पे किया हुआ वो कितना है? जो इतनी आमदनी पे आप पहले टैक्स दे चुके हैं, तो ये आमदनी इसमें नहीं आनी चाहिए। क्या बच गया? 1,86,400। ये बच्चों, ये जो गेन है किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक हो गया बच्चों? और ये वाला कहाँ गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। जी बेटे, ब्रोकरेज। ओ ये तो डालेंगे, बदतमीजो, भूल गए हो। ब्रोकरेज हाउस की कॉस्ट नहीं डालनी, कमीशन। अच्छा, 50 को जरा जरब देना कितने से? 123.9। ये नुकसान है यार, सवाल सामने रख के सॉल्व करना। अच्छा जी, तो यहाँ लिख देते हैं ब्रोकरेज हाउस कमीशन पे किया मैंने 50 यूरो, 123.9 के हिसाब से कितने का बना? 6,195। ऐसे ही चले, अब माइनस कर दीजिएगा प्लीज, अब फाइनल आ जाएगा। अच्छा यार, मैं सवाल निकाल के सामने ही रख देता हूँ। ठीक, अब सही। अच्छा जी, शाबाश। 1,80,205 ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पक्की बात है जी? नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये कमीशन मुझे भूल गया था, ये मैंने आप ऐड किया। एक्चुअली स्टेटमेंट मेरे सामने नहीं थी, स्लाइड थी। क्लियर बच्चों? स्टेटमेंट सामने रख के उसे सॉल्व करना चाहिए। मैंने आपको भेजा होता है, आप स्टेटमेंट लाजमी सामने रखा था। जी बच्चों, सही होगी बात? नहीं, ना 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 ना, ये कौन सा शेयर है? ये प्राइवेट कंपनी का। पब्लिक होगा तो पब्लिक का तरीका बताया हुआ आपको। कौन से वाला टेबल दिया हुआ यार, क्या समझे? अच्छा, अब एक बात बताइए बच्चों, यहां से यहां का फासला कितना बनता है? टाइम स्पॉट कितना बनता है? जी, साल से ज्यादा, साल से कम? साल से ज्यादा। तो इसको रिड्यूस करें कितना? 75%। साल से कम बनता है। बाइंग से बने, बाइंग से, बाइंग से लेना उसको, तो यू विल गेट इट फ्रॉम द बाइंग पीरियड। तो वो साल से ज्यादा बनता है, तो कितना कर देंगे? 75%। अगर साल से ज्यादा हो गया, अगर कम है तो वही रहने दें, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, और ये पूछ रहे थे दोस्त हमारे कि अगर ये पब्लिक कंपनी होती फिर क्या होता? फिर आप सिक्योरिटीज में लेंगे, ट्रीटमेंट आगे वही है। लेकिन एक वक्त में एग्जामिनर कोशिश करता है मैं एक चीज पूछूं,
यहाँ उसकी कोशिश जो होगी ना ज्यादा, वो ये होगी कि मैं टैक्स प्रैक्टिस अगर उसने पूछनी तो वो तो दूसरा सवाल दे सकता था। यहाँ उसकी कोशिश ये होगी कि मैं ये देखूं कि ये राइट कैसे डील करता है, ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डील करता है, और ये जो है सेल कैसे डील करता है। इसे ज्यादातर कोशिश करेगा प्राइवेट को ही दे, और अगर वो पब्लिक देगा तो फिर उसको स्कोर ज्यादा देना पड़ जाएगा ना, इसलिए उसमें नहीं जाएगा। और अगर दे दे तो क्या ये सवाल को मुश्किल हो जाएगा आपकी, आप उसका प्रोसेस जानते हैं। क्लियर बच्चों? जी, बाइंग से सेलिंग, खरीदे से, वहां से, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब एक चीज अगर हम कर ले ना, सिर्फ एक चीज और कर ले तो ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। जस्ट वन थिंग मोर, टाइम है हमारे पास? अच्छा एक चीज और कर ले। अच्छा ये अब प्लीज भाई आप तीनों जरा थोड़ा टाइम दें, अच्छा डिस्टर्ब ना करें। तो मैं ये कह रहा था कि ये क्लियर है आपको? अच्छा इस सवाल में और पिछले सवालों में कोई फर्क है? जो तीन हमने किए हैं, जो पेपर में आया, इसमें कोई फर्क है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, करेंसी का मामला, और कुछ नहीं। क्लियर? अच्छा तो बाकी रही बात क्या, एक चीज सिर्फ सीख लें। अच्छा ये पेपर में नहीं आई अभी तक, अभी तक पेपर में ज्यादा यही सवाल आए, पेपर में ज्यादा अभी तक यही सवाल आए। ये जो तीन सवाल आए हैं तीनों पेपर के सवाल है, तीनों पेपर के सवाल है। एक दो में थोड़ी सी अल्टरेशन मैंने किया, खुद ही एक्सपोज कर लिया कि उसमें सेव किया, बाकी ये सारे किसके सवाल हैं? पेपर्स के हैं। अच्छा ये जो सवाल अब मैं करने जा रहा हूं ना, ये पेपर में नहीं आया मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये टॉपिक वाइंड अप हो जाए। इस टॉपिक में हुआ क्या है, इस टॉपिक में एक कासिम साहब हैं जिन्होंने परचेज किए राइट्स, कितने के? 8,000 शेयर। कब खरीदे? 12 मार्च को, अच्छा 2013 में। अच्छा मैं इसको छोटा सा अगर लिखा हो, ये कासिम ने परचेज किए राइट्स 8,000, कब? 12 मार्च 2013 को। ये यहां मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। कब खरीदे बच्चों? टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? 2013, डेट बन गई 12 मार्च। क्या खरीदा? राइट्स, कितने शेयर्स के? और कितने में खरीदे? कॉस्ट क्या पे की? 8,000। ठीक है, मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई? अच्छा 8,000 के शेयर खरीदे। वैल्यू ऑफ द राइट्स ऑन द डेट वाज 10,000। बाय बाइंग ही गॉट द राइट टू बाय शेयर्स कितने? 20,000। ठीक है जी। अच्छा अब मैं इसको काट देता हूं। इसको क्यों काटा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसे उस दिन बेचना ही नहीं था, इसलिए अगर उसने ये वैल्यू मुझे दी भी है तो मुझे क्या फर्क पड़ता? क्या हाल है बच्चों? अच्छा अब क्या हुआ जी, जरा पढ़िए। 25 सितंबर 2013 को ही सोल्ड द हाफ ऑफ द राइट्स फॉर ₹7,000। कब, कौन सी डेट है जी? 25 सितंबर। तो 25 सितंबर कहाँ आएगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर यहां आ गया। 25 सितंबर को कासिम साहब ने सेल कर दिए राइट्स, कितने शेयर के? ए माइनस बी। ए क्या है? 10,000 शेयर। कितने के बेचे? 7,000 के। डायरेक्टली लिख देते हैं यार, डायरेक्टली लिख देते हैं। 7,000 माइनस 4,000, 3,000 अर्न कर लिया। अच्छा ये 4 क्यों लिखा? हाफ बेचे ना, तो हाफ की कॉस्ट माइनस करूंगा, तो दिस इज
टैक्सेबल इवेंट इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आधे राइट्स अभी भी उसके पास है, आधे राइट्स अभी भी उसके पास है। अच्छा, जो आधे राइट्स हैं उनका क्या किया उसने? उसने एक्सरसाइज कर लिए। अच्छा, एक्सरसाइज कब किए? 22,000, यानी ये साल जब खत्म होने वाला था, टैक्स ईयर 2014, तो 22 सही लिख रहा हूं बच्चों, जरा चेक करना मेरी डेट सही है। अच्छा, और क्या किया उसने? राइट्स को एक्सरसाइज कर लिया, तो 10,000 शेयर्स उसने खरीदे होंगे। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि जो 10,000 शेयर्स इसने खरीदे हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? एक साल कॉस्ट निकाल छोड़ते हैं, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगा। कितने में खरीदे? 83 रुपीज में 10,000 शेयर, 83 रुपीज। कितना बन गया बच्चों? 83 लाख, 8,30,000। ठीक हो गया? हाँ सही, 0 चार्जेस लगे उससे, सही। चलो, लेकिन इसके साथ क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन कब तक लगी हुई है? शाबाश, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ 1 साल तक। ठीक हो गई बात? तो ये कब रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? जी शाबाश बच्चों, 22 जून को रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी? क्या लिखना है? रिस्ट्रिक्शन रिलीज रिमूव, रिस्ट्रिक्शन रिमूव। ठीक है जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? क्या इस बदतमीज बच्चे ने 10 जनवरी 2015 को क्या किया? 10 जनवरी 2015 को रिस्ट्रिक्शन रिमूव किए बगैर शेयर्स बेच दिए। मर्जी मेरी, मर्जी मेरी, बेच दिए, जाओ जो करना कर। अच्छा, अब क्या हो गया जी? अब शेयर्स बिक गए, शेयर्स बिक गए, तो अब क्या करें? हिसाब तो करना पड़ेगा। कितने के बेचे? कंसीडरेशन, सॉरी, कंसीडरेशन कितनी आएगी? 90 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया? 9 लाख। कॉस्ट माइनस कीजिए, कितनी? 1 कीजिए इसकी कॉस्ट ऑफ राइट्स, 4,000 करेंगे क्योंकि आधे बेच दिए थे ना। अच्छा, और एक और माइनस कीजिए, 8,30,000 माइनस कर दीजिए। ये भी क्या है? कॉस्ट है। क्या बच गया? 66,000। नो, दैट FBR नॉट वेट। वो कह रहा है तूने वेट नहीं किया तो मैं वेट क्यों करूं? तो ये क्या करेगा? टैक्सेबल इनकम। अब फैसला होगा, क्या ये कैपिटल गेन में जाएगा या सैलरी में जाएगा? इसके लिए हमें लॉ पढ़ना पड़ेगा। However, if the employee disposes of the shares, disposes of the shares, बेटे आप तो नहीं दे रहे। हमेशा अपना जो तवज्जो है उसका दुरानिया बढ़ाएं। आपने अभी आगे कॉस्टिंग, बजटिंग वगैरह पढ़नी है। अच्छा, तो बच्चों
employee disposes of the shares before getting the free rights to transfer. ला क्या कह रहा है, अगर कोई बंदा बदतमीजी करे, राइट्स मिलने से पहले ही बेच दे, क्या हुआ हो, किसी ने कहा बेचने नहीं आ रहा है, कर ले, क्या होगा, कितने में, उसने कर जाए, अभी से बात 90 रुपए मिल रहे हैं, अभी तो राइट नहीं रिलीज में है, 90 रुपए मिल रहे हैं, चलो जाओ, देखी जाएगी कानून जो कहता, जाकर बेचा है। लेकिन कानून क्या कहता है, the salary shall include the fair market value of the share at the time of employee disposal of the shares. Consideration given by the employee for the share and for right are option. तो उसी कंसिडरेशन में से आप इसे माइनस करोगे। अब मशवरा दो, इसको किस हेड में डालूंगा, इनकम फ्रॉम सेल। ये आखिरी पॉइंट था, अगर ये समझ आ गई तो बात डालेंगे। अगर उसने वेट किया राइट के मिलने का, उसके बाद बेचा, तो किस में जाएंगे, और अगर उसने वेट ना किया, उसी वक्त टैक्स लगेगा, और लगेगा किसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी। बट दिस इज नॉट एड्रेस इन द पेपर, बट पॉइंट इज वेरी मच पावरफुल। पॉइंट पावरफुल है कि पेपर में पूछा जाना चाहिए, पूछा नहीं गया, बहरहाल शायद एग्जामिनर समझता है कि इससे डिफिकल्टी लेवल शायद ज्यादा हो जाएगा। तो अब जरा आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, अगर राइट खरीदे और अगर बेच दिए, लगेगा किसमें, राइट एक्सरसाइज कर लिए, टैक्स लगेगा किसमें, और अगर रिस्ट्रिक्शन हुई, टैक्स अभी नहीं लगेगा, कब लगेगा, लगेगा किसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी में। रिस्ट्रिक्शन रिमूव होने के बाद शेयर्स बेचे तो कैपिटल गेन में जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन रिमूव होने से पहले बेचे, इनकम फ्रॉम। क्लियर जी। अच्छा, इसकी कोई मंतक नहीं, वो मंतक ये है कि देखिए कैपिटल गेन एक सबर का नाम है, कैपिटल गेन एक सबर का नाम है। प्लॉट खरीदा, 5 साल रखा, 10 साल रखा, कुछ कमा लिया। जहां सबर नहीं होता वो सैलरी है जो महीने बाद आती है। इससे उसने कहा जब तुमसे सबर नहीं हुआ तो ये कैपिटल गेन का इशू ही नहीं, ये फिर इशू किसका है। ये मेरे जहन में लॉजिक आई कि ला बनने की लॉजिक क्या होगी, उसको कैपिटल गेन में क्यों नहीं डाला। तो मेरे जहन में एक ही मंतक आई जो फिलोसफिकल है कि जो कैपिटल गेन होता है वो एक सबर का नतीजा होता है। तो जब सबर किया ही नहीं किया तो फिर ठीक होगी ना बात बच्चों। तो डन कर दें इसको। अच्छा, एक सवाल कल और सॉल्व करके वाइंड अप ना कर दें, क्या हाल है, कि बस करें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाए। नहीं, कल की बात कर रहा हूं, एक दिन और लगा लेते हैं, क्या हाल है, दिन नहीं लगाएंगे, बस 15-20 मिनट लगाएंगे, और 15-20 मिनट के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शुरू कर। ठीक है, मुझे पता है आप लोग जल्दी में, आई नो वेरी वेल, तो जारी बात है आपका पेपर है, आप बोलते हैं आगे ईद उल अजहा आ रही है और घर में जाके हमने टिक्का बट्टी करके बकरे खाने, नहीं खाने। और यार आपको अल्लाह माफ करे कौन सा यूरिक एसिड हो गया जी, तुसी बकरा नहीं खाना, तुसी नहीं खाना तो और की नहीं खाना। अच्छा, तो लिहाजा कल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शुरू करा दूंगा, लेकिन एक सवाल की मार्जिन आपसे ले लेते हैं पास पेपर का, वो हल करा के फिर चले जाएंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, जो जाते जाते एक मशवरा, अब जो मंडे को मैं टेस्ट लूं वो किस चीज का लेना चाहिए मुझे, ना करें यार, आप लोगों ने एग्जाम देना है। देखें एक बात याद रखें, कल को सीए आपने करना है, मैंने जो करना था कर लिया, नीली है ना आपने लगानी है, स्विच आपने चलानी है, उस वक्त मुझे तो आप बेशक पहचानिएगा भी नहीं, लेकिन आज टेस्ट तो दे देंगे, आप टेस्ट देंगे तो सीए होगा जी। यार 2-4 सवाल मजे के भी हो तो मजा तो आता है ना, नहीं। अच्छा, एक सवाल ऐसा था उसने पिछला सारा रिवाइज भी कर दिया, ये भी आप माने,
यानी उसमें मैंने कैलेंडर भी टेस्ट कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेक कर लिया, बाकी चीजें भी चेक कर ली, तो और फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी चेक कर लिया, तो मैं कितना समझदार आदमी नहीं बच्चों। अच्छा 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 बच्चों, उसमें एक चीज और थोड़ी सी छोटी सी सुन ले। अच्छा जब वो सवाल बनाएगा ना तो वो ऐसे बनाएगा जैसे मैंने लास्ट पेपर में बनाया। वो सवाल ऐसे बनाएगा कि मैं एक बंदा लेता हूँ, देखिए अमली तौर पे देखिए, अगर उस सवाल को अमली तौर पे देखें तो एक इंसान का ऐसे ही होता है, उसने कुछ प्लाट बेचा हुआ है, कोई घर खरीदा हुआ है, कोई घर बेचा हुआ है, कोई घर किराए पे दिया हुआ है, कोई उसकी सैलरी है, तो वो एक अमली सवाल था। दैट वाज अ केस स्टडी। अमली जिंदगी के केस स्टडी ऐसे होते हैं। और अब जो नया एग्जामिनर आया है वो ऐसा ही सवाल बनाता है। मैंने सारा पेपर उसका देख के नेचर देखा, उसका नेचर ऐसा। आपने देखा नहीं पासिंग रेट कितना था लास्ट टाइम, जो हो सकता तो आपकी पीटीआई की भी मत थी। अच्छा तो कौन सा कितना आया था? 35% तकरीबन। ये पहली दफा टैक्स में इतना कम रेट आया था, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि हमें थ्योरी आएगी, उसने थ्योरी पूछी नहीं। और जो बच्चे मेरे गए थे पेपर देने वो कह रहे सर हमने तो बड़ी तैयारी की थी थ्योरी की, लेकिन थ्योरी आई नहीं इतनी, क्योंकि हमारा एक अपना एनालिसिस ये था 45-55 होता है। 45% थ्योरी लिखनी पड़ती है, 55% न्यूमेरिकल। उसने 72% न्यूमेरिकल और 28% थ्योरी दी। समझ गए ना आप बच्चों? तो इसलिए